हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल में हृदय से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। और यहाँ इस भाग 1 के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के दुर्गों का एक सामान्य परिचय के बारे में और रणथंभौर दुर्ग के बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि राजस्थान में छोटे बड़े कई किले हैं, दुर्ग हैं, गढ़ हैं, ठीक है ना। तो पूर्व काल में जो हमारा राजस्थान था वो राजपूताना कहलाता था। आप सभी इस बात से परिचित हैं, राजपूताना कहलाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह किले थे, राजपूत शासकों का शासन था। अब भारत के अंदर एक तो राजस्थान और एक है अपना महाराष्ट्र। ये दो ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक किले हैं, जहाँ पर हर जगह आपको क्या मिलेंगे, किले मिलेंगे, ठीक है। एक काव्य है वीर विनोद। इस वीर विनोद में चर्चा मिलती है कि जो महाराणा कुंभा थे, इन महाराणा कुंभा ने राजस्थान के छोटे मोटे 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसीलिए महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक। प्रश्न बन सकता है स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो वो है महाराणा कुंभा, ठीक है। और कुंभा को इसके अलावा क्या कहा जाता है, दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। दुर्ग निर्माता कौन, तो सीधा सा जवाब, इसका उत्तर क्या है, महाराणा कुंभा। इन किलों का निर्माण क्यों करवाया जाता था, एक तो साम्राज्य विस्तार, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये राज्यों को जीतते थे, तो उस जगह अपने रहवास के लिए क्या बनाते थे, किले। और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए, अपने मवेशियों जानवरों को बचाने के लिए ये किलों का निर्माण करते थे, या दूसरी जगह से जीत कर लाई गई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भी किलों का निर्माण करते थे। आगे चलते हैं। हमारे राजस्थान में लगभग सभी प्रकार के दुर्ग हैं, लेकिन सहाय दुर्ग हमारे पास, हमारे राजस्थान में नहीं है। सहाय दुर्ग का राजस्थान में अभाव है, ठीक है। सहाय दुर्ग नहीं है। सहाय दुर्ग क्या होते हैं, वह दुर्ग जिसमें शूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन लोग रहते हों, वो सहाय दुर्ग कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य। कौटिल्य ने दुर्गों का वर्गीकरण 4 श्रेणी में किया था। 4 श्रेणी में इसने अपना दुर्ग वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसने 4 श्रेणियां बताई थी, ठीक है। उसमें पहला था उदक, फिर उसने बताया धानवन, फिर उसने बताया वन दुर्ग, और उसके बाद में उसने बताया पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग। तो इस प्रकार कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, आप सभी को पता है मनुस्मृति बहुत प्राचीन है। तो मनुस्मृति में भी क्या मिलता है, दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। दुर्गों का प्राचीनतम वर्गीकरण यही मिलता है, आप इसे ऐसे समझें, प्राचीनतम वर्गीकरण, ठीक है। तो सहाय दुर्ग का राजस्थान में अभाव है, और कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई थी, ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, प्रवर्त दुर्ग, वन दुर्ग। और मनुस्मृति में दुर्गों का सबसे प्राचीनतम वर्गीकरण है। अब हम बात करते हैं शुक्र नीति की।
शुक्र नीति क्या है? शुक्र नीति ने बताया था क्या, राज्य के 7 अंग होते हैं। कितने अंग? 7 अंग होते हैं, ठीक है। जिसमें ये जो दुर्ग है, जिसमें दुर्ग को भी क्या माना था? दुर्ग को भी अंग माना था। इस चीज का आप ख्याल रखें, दुर्ग को भी क्या माना था? अंग माना था। उन्होंने बताया था स्वामी, अमात्य, गुप्तचर, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। एक राज्य के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो एक संपन्न राज्य कहला सकता है, ठीक है। और उसने एक और भी बताया था कि जो राज्य है, ये राज्य अगर शरीर है, ठीक है, तो दुर्ग इस शरीर का क्या है? हाथ है। तो दुर्ग को हाथ की संज्ञा किसने दी? शुक्र नीति ने दी थी, ठीक है। और इस शुक्र नीति ने बताया कि दुर्ग है वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार। तो कौटिल्य ने कितने प्रकार बताए? 4, और शुक्र नीति ने 9 प्रकार बताए। अब 9 प्रकार के कौन कौन से दुर्ग थे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक की। चलिए इसको थोड़ा इधर सरका देते हैं। तो शुक्र नीति में 9 दुर्ग थे। एक ऐरण दुर्ग, एक वन दुर्ग, एक गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, सहाय, सैन्य, पारिक, धनवन और पारिद दुर्ग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऐरण दुर्ग। ऐरण दुर्ग क्या होता था? जिसके चारों तरफ क्या होती थी? खाई होती थी। क्या होती थी? खाई होते थे, और कांटेदार झाड़ियाँ होती थी। कांटों और ये पत्थरों से सुरक्षित होते थे। ये ठीक है। और इस श्रेणी के दुर्गों में मेन मुख्यतः था रणथंबोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? रणथंबोर दुर्ग, ठीक है। अगला लेते हैं हम वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या थे? बड़े बड़े वृक्ष, और क्या थी? झाड़ियाँ, या फिर कह सकते हैं जंगल से घिरा हुआ दुर्ग था वो। जंगल से घिरा हुआ दुर्ग। तो इसी श्रेणी में भी कौन सा दुर्ग आता है हमारा? रणथंबोर का जो दुर्ग है वो इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला आता है हमारा गिरि दुर्ग, ठीक है। ये दुर्ग हैं वो अधिकतर पहाड़ियों पर बने हुए होते हैं। पहाड़ियों पर बने हुए, ठीक है। अब पहाड़ियों पर बने हुए दुर्गों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ है वो भी कहाँ आ रहा है? पहाड़ी श्रेणी में। आपका जो रणथंबोर है वो भी किस श्रेणी में आ रहा है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? केवल और केवल जल राशि हो। जिसके चारों तरफ जल राशि हो, उसे हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। जैसे गागरोन, ठीक है। इसके अलावा आपके भैंसरोडगढ़ का दुर्ग भी इसी श्रेणी के अंदर आता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। अब लेते हैं हम सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग में क्या होता है? शूरवीर और अनुकूल रहने वाले बंधुजनों के लिए रहने का स्थान था। ये बंधुजन लोग रहते थे इसमें, ठीक है। और राजस्थान के अंदर कोई भी दुर्ग नहीं है इस श्रेणी के अंदर, ठीक है। अब लेते हैं सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो सैनिकों से घिरा हुआ था। सैनिकों से घिरा हुआ था, ठीक है। अब ऐसे दुर्ग में सभी दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, और सभी दुर्गों की रक्षा है वो सैनिकों के द्वारा
होती थी। अगला लेते हैं पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिसके चारों तरफ गहरी खाई होती थी। गहरी खाई से घिरा हुआ, जैसे जैसे आप ले सकते हैं भरतपुर। अगर आपने देखा है भरतपुर या डिग का किला, तो वो सारे पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं धानवंत दुर्ग। तो धानवंत दुर्ग जो रेगिस्तान में बने हो, कहाँ बने हो? रेगिस्तान के अंदर स्थित दुर्ग है, वो किस श्रेणी में आते हैं? धानवंत दुर्ग। रेगिस्तान में बने हुए, जैसे जैसे हो गया हमारा जैसलमेर। जैसलमेर का किला है, वो धानवंत श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं पारिद दुर्ग। बड़ी दीवार या परकोटे से घिरा हुआ। तो लगभग पारिद दुर्ग में सभी आते हैं जिनके चारों तरफ परकोटे थे। तो जैसे आप समझ सकते हैं, हमारे जो चित्तौड़ का किला है वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कुंभलगढ़ का किला है वो भी किस श्रेणी में आता है? पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखिए, एक और प्रकार इसमें गिना जाता है जिसे हम कहते हैं स्थल दुर्ग। क्या कहते हैं? स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग का मतलब यह हो गया कि ऐसे दुर्ग जो समतल जमीन पर या मैदान में बना हो। कहां बना हो? समतल मैदान पर बने हुए। अब अगर आपने देखे हैं तो ऐसे बता सकते हैं, जैसे नागौर का किला, ठीक है, और भरतपुर का किला भी इसी श्रेणी में है, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर आपने बीकानेर का किला देखा है तो वो भी कैसा है? समतल श्रेणी में आता है। अब यहाँ एक बात आप नोट करेंगे कि जो हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो धानवंत श्रेणी को छोड़कर के सभी श्रेणियों में आता है। चित्तौड़ का जो किला है वो केवल इसमें नहीं आता है, धानवंत यानी कि रेगिस्तान में स्थित नहीं होने के कारण धानवंत श्रेणी में वो नहीं आता, बाकी सभी श्रेणियों के अंदर वो सम्मिलित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अब यहां कौटिल्य और मनु दोनों ने ही का बताया था, कौटिल्य और मनु। कौटिल्य और मनु ने गिरिदुर्ग को बेहतरीन बताया था। गिरिदुर्ग सर्वश्रेष्ठ। गिरिदुर्ग क्या था? सर्वश्रेष्ठ। लेकिन जो शुक्र नीति थी, शुक्र नीति ने सैन्य दुर्गों को बेहतरीन बताया था। सैन्य दुर्ग क्या बताए थे? सर्वश्रेष्ठ बताया था, ठीक है। अब यहां पर जो किले होते हैं, किला, ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा या अच्छा होता है। फिर किले के बाद में आता है दुर्ग, ये बड़ा होता है, ठीक है। फिर आता है गढ़, ये छोटे होते हैं और ज़्यादा सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने किलों के बारे में, गढ़ के बारे में, दुर्ग के बारे में सामान्य जानकारी ली है। और अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और प्रमुख दुर्ग में हम आज केवल रणथंभौर दुर्ग को लेंगे और उसमें एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। चलिए अब रणथंभौर दुर्ग को हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। ये जो रणथंभौर दुर्ग है, इसका वास्तविक नाम क्या है? इसका वास्तविक नाम है रंतपुर। क्या नाम है? रंतपुर, ये नाम है, जिसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। रण की घाटी में स्थित नगर, ठीक है। अब इसको रणथंभौर क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि दो पहाड़ियां हैं,
एक तो है रण और एक पहाड़ी है थंब। एक पहाड़ी रण और एक है थंब। ये जो थंब पहाड़ी है, इस थंब पहाड़ी के ऊपर इस किले का निर्माण किया गया है। किले का निर्माण किया गया है, ठीक है। और इस थंब पहाड़ी के सामने यानी कि किले के सामने एक दूसरी पहाड़ी है जिसे रण पहाड़ी कहा जाता है, इसलिए इन दोनों को मिला करके कहा है रणथंभोर, ठीक है। अब ये जो दो पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर किला बना हुआ है और ये रण है। इस पहाड़ी के चारों तरफ छोटी छोटी कितनी पहाड़ियां हैं? 7 पहाड़ियां हैं। कितनी हैं? 7 पहाड़ियां हैं। ये 7 पहाड़ियां क्या करती है? इसके चारों तरफ एक दीवार का निर्माण कर लेती है, ठीक है। और ये दीवार है वो अंडाकार बन जाती है। कैसे बन जाती है? अंडाकार। इसलिए कहा जाता है कि ये जो किला है वो कैसा है? इसका आकार कैसा है? अंडाकार है, ठीक है। और ये जो 7 पहाड़ियां हैं, इन्हें किले की दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किले की दीवार। अब ये जो दुर्ग है, देखो पहाड़ पर स्थित है इसलिए गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, और इसके चारों तरफ जंगल है इसलिए ये वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। अब इतिहासकार बताते हैं कि राजा रंतिदेव था। ये इसका साम्राज्य था वो चंबल नदी के आसपास था, ठीक है। इस रंतिदेव ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया था और कब करवाया? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में रंतिदेव ने इस, फिर एक और भी ऐसी इतिहासकार बताते हैं कि फिर इसके साथ ये भी कहा जाता है कि सपालदक्ष चौहान, सपालदक्ष के चौहान राजा, क्या नाम था? कोई बता सकता है आप में से? रावजेता। क्या नाम था? रावजेता ने भी इसका निर्माण करवाया था, ऐसा लगभग कहा जा रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रतिपुष्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। सपालदक्ष के चौहान राजा रावजेता ने 1944 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। सॉरी, ये रावजेता नहीं थे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए। रावजेता तो चंदेल शासक था, ठीक है ना। इसमें थे रणथान देव, और जो रावजेता थे ये चंदेल शासक थे। चंदेल शासक, इन्होंने 8वीं शताब्दी के अंदर इस किले का निर्माण करवाने की बात कही जा रही है, 8वीं शताब्दी में। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य तथ्य है वो कुछ अलग ही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि 8वीं शताब्दी के अंदर ही अजमेर के चौहान शासक नाम जिनका था राजा जयंत, ठीक है। तो राजा जयंत ने इसका निर्माण करवाया, ये ज़्यादा मान्य माना जाता है। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती थी, उसके अंदर भी ऐसा प्रश्न आया था, लेकिन उसमें रंतिदेव को ज़्यादा प्रभावी माना था, ठीक है। अब जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1192 के बाद पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र कौन? गोविंदराज चौहान ने यहां पर चौहान वंश की नींव रखी। क्या रखी थी? चौहान वंश की नींव रखी थी, ठीक है। जिसका प्रतापी और वीर पराक्रमी शासक कौन हुआ था?
हमीर देव। ठीक है, राजस्थान में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और हमीर देव चौहान ये बहुत ज़्यादा मान्य माने जाते हैं। ठीक है, इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। ठीक है, तो सुरक्षा व्यवस्था को देखकर अब्बुल फजल ने इस किले के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन जो रणथंभौर वो बख्तरबंद दुर्ग है। क्या है? बख्तरबंद दुर्ग है, क्योंकि इसकी व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज। ठीक है, इसके अलावा इसे हमीर की आन बान और शान का प्रतीक भी कहा जाता, आन बान शान का प्रतीक कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हमीर देव के आन बान शान का प्रतीक किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो है रणथंभौर का दुर्ग। दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है, तो वो है रणथंभौर का दुर्ग। अब आप देखिए कि ये जो किला था वो मेवाड़, दिल्ली व मालवा इनके नजदीक था। इसलिए ये तीनों ही क्या करते थे? आक्रमण करते रहते थे। किसके ऊपर? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर क्या करते रहते थे? आक्रमण करते रहते थे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम इस किले के ऊपर आक्रमण किया था। यानी कि प्रथम आक्रांता कौन था रणथंभौर पर? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इसके बाद में लगभग आपके 1291-92 के आसपास की बात है। इस समय सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? इसने 2 बार आक्रमण किया और चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इसकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। जैसा कि अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब किले नंगे हैं या नग्न हैं, लेकिन ये किला बख्तरबंद है। तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उसने कहा कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान की मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्यों कहा? क्योंकि उसको इसकी जलन हुई थी कि ये इतना सुरक्षित कैसे है। तो उसने इसको नीचा दिखाने के लिए ऐसे कहा कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये कह करके वो वहाँ से वापस रवाना हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी इस किले की सामान्य जानकारी। अब हम बात करेंगे रणथंभौर का जो दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार हैं, उनकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो पहला द्वार है उसका नाम है नौलखा। ये नौलखा द्वार प्रथम द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके ऊपर एक शिलालेख है। ठीक है, और उस शिलालेख में ये लिखा है कि इसका जो जीर्णोद्धार है
जयपुर के महाराजा जुगत सिंह ने करवाया। बस यही इस नौलखा द्वार की मेन खास बात है। ठीक है, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य द्वार है नौलखा और इसका जीर्णोद्धार है वो महाराजा जुगत सिंह ने करवाया था। ठीक है, अगला एक और है तोरण द्वार। तोरण द्वार भी मुख्य द्वार के समान ही होता है और इसमें क्या होता है कि एक ही द्वार के पास में कुल तीन दरवाजे होते हैं। ऐसे कितने होते हैं? 3 दरवाजे होते हैं तिकोने। ठीक है, 3 दरवाजों का समूह होता है जिसे हम तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है, तो जो मुगल शासक थे, मुगल शासन में इसे अंधेरी दरवाजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंधेरी दरवाजा। और जयपुर शासन में इसे क्या कहा जाता था? इसे त्रिपोलिया कहा जाता था। यानी कि 3 पोलें बनी हुई होती थी, इसलिए इसे त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। ऐसे दरवाजे आपको कई बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे, जैसे कि नागौर में मिल जाएंगे, आपको जयपुर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तोरण द्वार की मुख्य बात हुई। इसके अलावा यहाँ हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल नाम के कई प्रकार के प्रवेश द्वार भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं? इस महल का निर्माण ऋषियों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? ऋषियों के लिए। ठीक है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, यहाँ जोगी रहने लग गए थे। और यहाँ उनके डेरे यहाँ पर बन गए। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा? जोगी महल कहा। ठीक है, और 1961 में राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है, राजस्थान सरकार का वन विभाग ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। वन विभाग ने क्या करवाई? इसकी मरम्मत करवाई। ठीक, और वर्तमान में ये पर्यटक आवास स्थल के रूप में काम में आता है। बस ये जोगी महल की मेन बातें हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल शिक्षा सुगम पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम पढ़ते हैं जेत सिंह की छतरी। जेत सिंह की छतरी चौहान राजा हमीर देव ने अपने पिता की स्मृति में जेत सिंह की छतरी का निर्माण करवाता है। ठीक है, अब ये जो छतरी है वो 32 खंभों की है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, यहाँ पर हमीर बैठकर न्याय करता था, ऐसा भी कहा जाता है कि जेत सिंह कहाँ बैठ करके न्याय करता था? तो वो थी जेत सिंह की छतरी, 32 खंभों की, अपने पिता की याद में इसने बनाया था। एक और छतरी है जिसे हम कहते हैं अधूरी छतरी। अब ये अधूरी छतरी क्या थी? जय सिंह की छतरी के पास में ही लाल पत्थर की एक अधूरी छतरी बनी हुई है। ठीक है, वो मेवाड़ के राणा सांगा की पत्नी थी, की रानी, जिसका नाम था हाड़ा रानी कर्मावती। उसने इस छतरी का निर्माण करवाया था, लेकिन बीच में वो चली जाती है, इसलिए ये छतरी अधूरी ही और रह जाती है, इसलिए इसे अधूरी छतरी कहा जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं गणेश मंदिर।
इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया। ठीक है, निर्माण की बात यहीं तक रखते हैं। और इसके अलावा ये राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये भी एक खास बात है इसकी, इस मंदिर की। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और यहाँ पर भादवे की जो शुक्ल की गणेश चतुर्थी आती है तब यहाँ पर एक बड़ा मेला भी भरता है। और इसी मंदिर के पीछे भी एक गुप्त स्थान से पानी बहता रहता है जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। गुप्त गंगा यानी कि गुप्त स्थान से पानी बहना। ठीक है, इस स्थान को क्या कहते हैं? गुप्त गंगा कहा जाता है। अब यहां पर एक शिव मंदिर, इस शिव मंदिर के बारे में बहुत ही रोचक बात है। कहा जाता है कि हमीरदेव जब अलाउद्दीन खिलजी को हरा करके वापस अपने महल में आए तो उन्होंने रानियों के जौहर की घटना देखी थी। ठीक है, और उस घटना से वो इतने आहत हुए कि हमीरदेव ने अपना सिर काट करके अपने आराध्य देव को समर्पित कर दिया था। अपना आराध्य देव को क्या कर दिया था? समर्पित। ये चीज ध्यान रखें। क्यों किया था? रानियों के जौहर के कारण। अब यहाँ रानियों ने कौन सा जौहर किया था? तो रानियों ने यहाँ जल जौहर किया था। तालाब कौन सा था? पद्म तालाब। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस शिव मंदिर की बात हुई। इसी के अलावा एक हमीर कचहरी भी है जहाँ पर हमीर अन्याय करता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं और पढ़ते हैं हमीर कचहरी के बारे में। यहाँ एक हमीर कचहरी भी बनी हुई है जहाँ बैठ करके हमीर देव चौहान न्याय करते थे। क्या करते थे? न्याय। इसके अलावा यहाँ पर एक दरगाह भी है। ठीक है, और उस दरगाह का नाम है पीर सदरुद्दीन। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, ये इस किले के अंदर ही है। और इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ने? अलाउद्दीन ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या करवाया? निर्माण। ठीक है, तो सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो वो रणथंभौर दुर्ग में है। इसके अलावा यहाँ एक और भी चीज बताई जाती है, वो है पद्ममाला तालाब। ठीक है, अब इस पद्ममाला तालाब में क्या है? यहाँ हमीर देव की रानी, अब इस रानी का क्या नाम था? रंग देवी। कौन सी रानी? रंग देवी ने इस तालाब के अंदर जल जौहर किया था। ये ध्यान रखें। कब किया? 11 जुलाई 1301 के अंदर। क्यों? जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण किया तब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तब रंग देवी ने अन्य रानियों के साथ मिलकर के यहाँ पर जल जौहर कर लिया था। और ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर था और प्रथम साका भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सुपारी महल। इस सुपारी महल की खासियत यह है कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद
और गिरिजागर सभी के सभी एक ही जगह बने हुए हैं। ये तीनों एक ही जगह बने हुए हैं। ये इस चीज़ की, इस सुपारी महल की एक खास बात है। ठीक है, इसके अलावा भी कई छोटे बड़े महल हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। तो अब हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर के सांकों के बारे में, कौन कौन से सांके हुए थे। तो रणथंभौर का जो पहला सांका है वो दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनकी बेगम थी, मराठा बेगम थी, जिनका नाम था चिमना, या इसे और एक नाम और भी है, कामरू। ठीक है, एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना, और इनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर मोहम्मद शाह। हुआ क्या था कि मंगोल मीर मोहम्मद शाह सुल्तान की मराठा बेगम चिमना से प्रेम करता था, और बेगम ने सेनानायक के साथ मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम क्यों न मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी का काम तमाम कर दें। ठीक है, लेकिन खिलजी को इस बात का पता चल गया। मोहम्मद शाह और बेगम वहाँ से भाग कर के सीधे ये हमीर की शरण में रणथंभौर चले गए थे। तो अलाउद्दीन ने हमीर को पत्र लिखा कि आप सुल्तान के मन में हमीर के प्रति किसी भी प्रकार का कोई द्वेष वगैरह या कोई विरोध की भावना नहीं है। आपकी शरण में जो व्यक्ति आए हैं उनको आप मार दो। ये दोनों ही, चिमना और मोहम्मद शाह वहाँ चले गए थे, इनको मार दो या इनको अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द कर दो। ठीक है, लेकिन हमीर देव एक पराक्रमी शासक था। उसने कहा कि मैंने एक बार जो मन में ठान लिया वो मैं पूरा करके रहता हूँ, और मेरी शरण में आए हुए व्यक्तियों को मैं कभी भी हानि नहीं पहुँचाता हूँ। इसीलिए हमीर के बारे में एक उक्ति है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। यानी कि सिंह, जो सिंहनी है, शेरनी है, वो एक बार ही पुत्र को जन्म देती है, और सतपुरुष जो आदमी होता है उसके वचन कभी भी बदलते नहीं हैं। और इसी प्रकार कहा जाता है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और पुरुष और स्त्री के शरीर पर तेल एक बार ही चढ़ता है, इसी तरह हमीर देव ने एक बार जो तय कर लिया उसे टाला नहीं जा सकता। तो फिर क्या होता है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव से नाराज हो जाता है, और 1300 ईस्वी में वो क्या करता है, किले की घेराबंदी करता है। क्या कर देता है, रणथंभौर किले की घेराबंदी। ठीक है, अब उसने यहाँ घेराबंदी कर दी, लेकिन वो सफलता उसे नहीं मिलती, क्योंकि ये तो बख्तरबंद किला था, जैसा कि अबुल फजल ने कहा था। तब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये दो सेनापति होते हैं आमिर देव के, जिनका नाम होता है और रणमल व रतिपाल। अब आपको रतिपाल याद रखना है, रंती देव था, उसने तो निर्माण कराया था किले का, और रतिपाल दो लालच में आकर फंसे हुए सेनापति थे। उनको क्या, इन दोनों को कहा कि भाई आपको मैं बूंदी के परगने दे दूंगा। किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं आपको बूंदी के परगने दे दूंगा, ठीक है, आप मेरे साथ मिल जाओ। तो वो उसके साथ मिल गए। फिर क्या हुआ, संघर्ष करते रहे, लेकिन अंदर और भी जयचंद थे। उन्होंने क्या किया, जो अन्न के भंडार थे, अन्न भंडार में क्या कर दिया गया था, हड्डियों, अन्न भंडार के अंदर हड्डियों का पाउडर मिला दिया। ठीक है, जिससे उनकी पवित्रता बिगड़ गई, अशुद्ध हो गए सारे अनाज। तो उन्होंने कहा कि अब भूखे मरने की बजाय अच्छा है कि हम शत्रु से जाकर के लड़ें। इसलिए 11 जुलाई 1301 में केसरिया होता है यहाँ पर। ठीक है, केसरिया होता है। ठीक है, और इस केसरिया में अमीर की जो रानी थी रंग देवी, वो जल जोहर कर लेती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, केसरिया, और यहीं पर राजस्थान का पहला जल जोहर होता है, पहला जल जोहर, जिसमें रंग देवी है वो अपने आप को तालाब में समर्पित कर देती है, यानी कि वो तालाब में कूद जाती है। और तालाब कौन सा था, पद्ममाला तालाब।
ठीक है। अब यहाँ रंग देवी तो थी उनकी रानी, ठीक है, और यहाँ हमीर देव की एक बेटी भी थी जिसका नाम था देवल दे, ये बेटी थी। ये सभी क्या है, अन्य वीरांगनाओं के साथ उस तालाब में कूद जाते हैं और परिणाम स्वरूप 13 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद ही अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है। को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब जैसे ये होता है तब अमीर खुसरो जो एक लेखक हुआ करता है इनका, वो इसकी मजबूती, किसकी? किले की मजबूती और यहाँ की धार्मिक व्यवस्थाओं को देख करके कहता है, क्यों कहता है वो इसलिए कहता है कि अलाउद्दीन क्या करता है, जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं उनको तोड़ देता है, ठीक है। और तोड़ देने के कारण अमीर खुसरो है, वो कहता है कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का गढ़ बन गया। तो ये बात किसने कही, किसके लिए कही? ध्यान रखें, अमीर खुसरो ने कही और रणथंभौर किले के लिए कही थी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, आमेर नरेश मान सिंह ने रणथंभौर दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो आमेर के शासक थे, क्या नाम था? मान सिंह। आमेर नरेश मान सिंह फिर बाद में क्या करते हैं, इसे शिकारगाह बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर शेर वगैरह खूब आते हैं, इसीलिए रणथंभौर अभयारण्य भी है चारों तरफ, ठीक है। फिर बाद में सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार भी करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। अब यहाँ जो ये सवाई जय सिंह है, इसके साथ साथ पृथ्वी सिंह, इन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है। और अगली बात है, सवाई माधो सिंह इस किले के आसपास के एरिया को मिला करके क्या बनाते हैं, सवाई माधोपुर शहर का निर्माण करते हैं। तो सवाई माधोपुर किसने बसाया? सवाई माधो सिंह ने, ठीक है। सवाई माधो सिंह ने रणथंभौर दुर्ग को पचेवर के अनूप सिंह खंगारोत के प्रयासों से इसे क्या किया था, जयपुर राज्य में मिलाया था, ठीक है। तब मराठा वर्सेज जयपुर राजवंश, इनके बीच में आपस में क्या होता है, युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ होता है? कक्कोड़ में, ठीक है, जो आज का क्या है, उनियारा। यहाँ युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद में ही वो इसको अपने में सम्मिलित करते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि बाबर के साथ खानवा का युद्ध में कौन घायल होता है? महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो घायल अवस्था में वो क्या करते हैं, रणथंभौर में शरण लेते हैं। वहाँ रणथंभौर दुर्ग में लाया जाता है। एक बात ये भी इस दुर्ग की है, ठीक है। आगे इसके बारे में कहा जाता है कि अकबर के समय ये जो दुर्ग था, ये दुर्ग शाही कारागार था, ठीक है। और यहाँ अकबर के समय ही बताया जाता है कि ये दुर्ग इस दुर्ग में टकसाल स्थापित की गई थी।
क्या स्थापित की गई थी? टकसाल, सिक्के बनाने का कारखाना। और अकबर तो बाद में आया था, लेकिन अकबर से पूर्व इस किले का जो शासक था वो बूंदी का सुरजनहाड़ा था। कौन था? सुरजनहाड़ा। और जब अकबर आ गया तो अकबर के समय इस दुर्ग की जागीर है वो जगन्नाथ कच्छावा को दी गई थी। किसको दी गई थी? जगन्नाथ कच्छावा। ठीक है। और जब शाहजहाँ यहाँ आ गए थे, ठीक है, तो शाहजहाँ के समय दुर्ग की जागीर किसके पास थी? विठलदास गोड के पास। किसके पास? विठलदास गोड के पास। इसकी क्या थी? जागीर थी। और इसको दुर्भेद किला भी कहा जाता था। दुर्भेद किला इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके चारों तरफ गहरे और पेचदार का मतलब होता है घुमावदार क्या थे? नाले व पहाड़ थे। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बख्तरबंद किला। ठीक है, गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये किला, और इसके प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि इसको वीडियो को आप बार बार देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगा है कि भाई वीडियो बहुत अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा है तो लाइक एक बनता ही है। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स टू यू।